तो आज हम लोग हिमाचल प्रदेश का रिस्क प्रोफाइल पढ़ने वाले हैं। रिस्क प्रोफाइल हुआ कि बहुत तरीके की डिजास्टर्स होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स। देयर आर अराउंड 33 टाइप्स ऑफ ये डिजास्टर्स। इसमें से हिमाचल प्रदेश में 25 होने की संभावना है। तो कौन कौन सी है, और इसके लिए हमने मैप्स बनाए होते हैं कि हिमाचल जो है, अगर अर्थक्वेक देखते हैं तो सिस्मिक जोन 4 में आता है और ये आपका जोन 5 में यहाँ पर आता है। तो कौन कौन से एरिया आते हैं, ऐसे बेसिक्स हम लोग देखेंगे। ये है हमारे GS1 का पार्ट। GS1 में लिखा गया है हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड आपका रिस्क प्रोफाइलिंग। तो ये हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं। अब देखो, पिछले साल भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। सिंस हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स आए हुए हैं ऑलरेडी, 2023 में हमने देखा आए थे, 2025 में अराउंड 2000 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों की जान गई, घर गए, आसरे गए। तो इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी है हाईली कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। अगेन इसमें सिर्फ हम लोग वल्नरेबिलिटी वाला एरिया नहीं, बाकी भी चीजें पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो आपका ये डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखो, पिछले साल आया था जी, डेवलपमेंट इज दी बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजास्टर इन हिमाचल। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट दोनों कॉज भी है और आपका साथ ही में इफेक्ट भी है। सबने क्या किया, कॉज के ऊपर लिख दिया कि डेवलपमेंट की वजह से ही डिजास्टर आ रही है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर आती है, लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर आती है उसके बाद सब कुछ तबाह हो जाता है, तो फिर से डेवलपमेंट करनी पड़ती है और फिर से नेचुरल डिजास्टर आती है। तो बोला हम एक साइक्लिक लूप में फंसे हुए हैं। तो बस इसी के बारे में आपने यहां पर लिखना था। लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आंसर लिखते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम यही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, रीसेंट न्यूज जो है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बता रही हैं कि हिमाचल में जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो चेंज हुए हैं। क्लाइमेट चेंज इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रीजन है, जिसकी वजह से ग्लेशियल लेक्स हो गई या फिर फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही हैं, टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं और ये अनयूजुअल रेनफॉल्स अनयूजुअल टाइम्स पे देखने को मिल रही हैं। तो हम पढ़ेंगे जी नेचुरल डिजास्टर्स। सबसे पहले देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। ये आपकी सारी की सारी हिमाचल में देखी जा सकती हैं, जैसे कि आपके फ्लैश फ्लड्स हैं, देन आ जाते हैं क्लाउड बर्स्ट, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट्स, सूखा पड़ने की भी संभावना है, आगे देखेंगे भी हम, मैपिंग हुई हुई है प्रॉपर। हेल स्टॉर्म, जो ओले पड़ते हैं, ओले, विंड स्टॉर्म, लाइटनिंग, एवलांच होते हैं जो आपके बर्फ वाले, उसमें ऊपर से बर्फ जो है नीचे हिलती है तो सारा का सारा पहाड़ नीचे आ जाता है। जियोलॉजिकल, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन। देन आ गए हम लोग इंडस्ट्रियल में, इसमें ये कम होते हैं कंपैरिजन में, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी की हम लोग सुनते हैं, तो उस तरीके के ये बड़े वाले कम होते हैं हिमाचल में। फिर आगे मैनमेड जी, मैनमेड क्या है, आपके एक्सीडेंट्स हैं, स्टैम्पीड हो गया, टेररिज्म है, दे आर पार्ट ऑफ मैनमेड। लास्ट वन आर एंडेमिक, पेंडेमिक, जो कि कम होते हैं। अगेन हमने कोविड देखा, वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ इवेंट था। तो इस तरीके से ये सारे के सारे डिजास्टर्स हैं जिनको होने की संभावना है। अब बहुत डिटेल में मैं नहीं करूंगी, डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोग पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिजास्टर को मैनेज किस तरीके से किया जाता है। कल को आप डिस्ट्रिक्ट ये अपने मजिस्ट्रेट लगोगे या कुछ भी जो भी लगोगे, आप SDM लगोगे, आपके पास में सर्टेन पावर्स रहेंगी कि अगर डिजास्टर होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो अब एक डिजास्टर के लिए उसमें पहले से प्रिपेयर्डनेस रखी जाती है, जो पहले से तैयारी होती है उसको बोलते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन यानी कि हम कोशिश करेंगे कि हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल शिमला में हमने रखा हुआ है कि इतनी ही बिल्डिंग्स बनेंगी, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस तरीके के रूल्स जो हैं वो मिटिगेशन का पार्ट रहते हैं। या फिर कोई सर्टेन एरियाज है कि रोहतांग टनल रखा था थोड़े टाइम के लिए कि इससे आगे इतने ही व्हीकल्स जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं। तो दोज आर पार्ट ऑफ मिटिगेशन। साथ ही में अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गए, वो भी इसमें ही आते हैं। प्रेपरेशन, नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेपरेशन, कि अगर जस्ट इन केस हो जाती है तो भी उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फिर SDRF है जो हमारी स्टेट की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। अब ये सारे के सारे जो हैं रेडी रहते हैं कि जस्ट इन केस अगर किसी भी तरीके की ऐसे आए तो जल्दी से जल्दी लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके, उनको सेफली निकाला जा सके। तो यहां जैसे डिजास्टर हो चुकी है, ये है वो लाइन। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में जो भी अर्ली फर्स्ट एड्स हैं, किट्स हैं, फूड, बेसिक नेसेसिटीज या फिर लोगों को इवैक्यूएट करना, वो सारा रिस्पॉन्स में आ जाता है। यहाँ पे खत्म हो गई डिजास्टर।
इसके बाद में रिकवरी शुरू होती है, जिसमें रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन रहेगी, वापस से लोगों को जो आसरे हैं, उनके घर हैं, कुछ ना कुछ पैसे वैसे वो सब कुछ दिए जाते हैं, रिहेबिलिटेट किया जाता है, तो वो हमारी रिकवरी होती है। फिर वापस से वही शुरू हो जाता है, हम मिटिगेशन पे काम करते हैं, प्रिपेयर होते हैं। तो ये आपकी आपदा प्रबंधन है जो आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अब बहुत सारे आए दिन आप न्यूज पढ़ते रहोगे तो इनको मिस नहीं करना है, जरूर पढ़ना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, देयर आर 33 टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। इसमें से 25 हिमाचल प्रदेश उनके लिए वल्नरेबल है, चाहे वो आपके फ्लैश फ्लड्स हों या फिर आपके अर्थक्वेक। तो उनके लिए तो हमारी प्रिपेयर्डनेस ज्यादा जरूरी है वैसे भी और डिस्ट्रिक्ट से या फिर आपके जो भी और हमारे स्टेट्स हैं उनके बजाय में, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जैसे फ्लड्स, हेल स्टॉर्म्स हो गए, ये फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट का, क्योंकि हमारे पास में 5 नदियां हैं, 5 नदियों की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसकी वजह से अगेन हम लोग को क्या चाहिए कि फ्लड से कैसे बचना है। देन ये है लैंडस्लाइड। हिमाचल प्रदेश में अराउंड 80% एरिया ऐसा है जो लैंडस्लाइड प्रोन है। ये आ गया अर्थक्वेक, जो सिस्मिक एक्टिविटी है। हिमाचल प्रदेश 2 जोन्स में आता है, ये है जोन 5, ये है जोन 4। तो इन दोनों में आता है कि एक बड़ा हिमालयन डिजास्टर जब भी आएगा तो एक बड़ा सा हिमालयन अर्थक्वेक सब कुछ हिला के रख सकता है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं, ये हम लोगों ने देख ही लिए, वल्नरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपकी मैपिंग जो है प्रॉपर की गई और इसमें डिफरेंट मैप्स जो हैं वो निकल कर आए। हम लोगों ने अलग से एक स्टेट एक्शन प्लान भी बना के रखा है, जिसमें हमने लिखा है कि 2030 तक हमने क्या क्या करना है। ये सबके पास में ही होते हैं, सारे स्टेट्स के पास में नेशनल प्लान भी है, इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं वो भी होते रहते हैं, कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हमने किस तरीके से कम करना है। कम भी करना है, साथ ही में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको तो चेक करना ही पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन, लैंड स्लिप्स, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे के सारे, क्योंकि हमारे ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं ये वल्नरेबिलिटी में ही आते हैं। किन्नौर जो है वो एवेलांच, जहां पे ऊपर ऊपर वाले हैं, चंबा, लाहौल स्पीति और आपका ये किन्नौर आ गया, शिमला भी अपर शिमला आ गया, यहाँ पर बर्फ ज्यादा होती है, तो ये एवेलांच के लिए यहाँ पर हाई डेंसिटी, मतलब वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। देन वेयर एज अर्थक्वेक देखा जाए तो कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू इनमें ज्यादा है। देन सेम वे इधर आप देखोगे तो ये किन्नौर आ गया, जो कि क्लाउड बर्स्ट, अगेन वहां पे भी काफी सारे हो रहे हैं। अब कुल्लू में ये देखो, कुल्लू जो है ये आपका वेरी हाई क्लाउड बर्स्ट में, यहाँ पे बहुत सारे, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में ये है, तो बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट, बादल जो है यहाँ पर फटते हैं। आ रहा है समझ? चलो एक एक करके सिस्मिक हैजार्ड। सबसे पहले जो सिस्मिक जोन्स में मैपिंग की जाती है ओवर दी वर्ल्ड, ओवर इंडिया, जिसमें से 5 जोन रहते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो आता है 4 में और 5 में। तो 5 में हम लोग देख सकते हैं कि कांगड़ा में कांगड़ा जो है इसका पार्ट है। 1905 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हिमाचल प्रदेश में आया था। ये देखो, इसमें करीब करीब 20,000 लोग मरे थे। 4 अप्रैल की ये बात है और यहाँ पर 20,000 लोग जो हैं वो यहाँ पे खत्म हो गए। बहुत सारे भद्रकाली मंदिर हो गया, बड़े इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं उनको भी नुकसान हुआ था। ठीक है जी, तो ये हमारा कि इसके लिए इसको मैनेज करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। जैसे धर्मशाला का नाम लिया जाता है या शिमला का नाम लिया जाता है, कि यहाँ पे क्या किया है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन करके रखी है कि अगर एक बड़ा अर्थक्वेक आया तो सब कुछ नीचे बह जाएगा। तो लैंडस्लाइड्स की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अराउंड 80% आपके हाई प्रोबेबिलिटी में ही आते हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं। वेयर एज होता क्या है लैंडस्लाइड, ये होता है किसी भी तरीके से ट्रिगर हो सकता है लैंडस्लाइड। ज्यादा बारिश हो गई उसकी वजह से, ज्यादा किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी वजह से, माइनिंग करने की कोशिश की जाती है उसकी वजह से। तो अगेन किसी भी तरीके से इसको ट्रिगर किया जा सकता है, चाहे वो मैनमेड फैक्टर्स हो या फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। तो ये तो चलो पुराना डेटा है थोड़ा सा, बट अगेन इस साल के भी गिन भी नहीं सकते हम, इतने लैंडस्लाइड्स हमें हिमाचल में देखने को मिले हैं। ये जो है ये भी इसके साथ में डाला जा सकता है। हम मेन सिटीज में क्रैक्स देख रहे हैं, जैसे जोशीमठ का एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है। जो जोशीमठ है उसको बंद करवा दिया गया था, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, क्योंकि आइडिया क्या है कि पानी हर जगह पहुंच जाता है। अगर ये है, अगर पानी यहां से गया तो इस तरीके से रास्ता बनाएगा और फिर ये सारा का सारा पहाड़ नीचे आ जाएगा इस तरीके से, तो या फिर ये नीचे सेटल कर जाएगा।
तो इसी तरीके का जोशीमठ में भी देखा गया और शिमला में भी काफी टाइम से रिज पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में देखा जा रहा है कि वहां इंस्टेबिलिटी है या क्रैक्स आ रहे हैं। इसके लिए हम करते क्या है, हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाते हैं जो कि पहले हल्का सा बता देंगे कि हाँ इस तरीके का कुछ बड़ा डिजास्टर हो सकता है, लेकिन ये होते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड के ऊपर और एग्जैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारा डेटा चाहिए। एक छोटी सी चीज नहीं है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक पहाड़ है, उसमें सैंड जो सॉइल है वो किस तरीके की है, उसमें पानी कितना है, प्रेसिपिटेशन कितनी है, कितना उसका कितने रेन फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट है, उसमें क्या क्या किस तरीके की स्पीशीज लगी हुई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं डेफिनेटली लगाए जाते हैं, लेकिन अभी ये कामयाब नहीं है जिसको बोला जाए कि कामयाब है। नेक्स्ट है फ्लड्स। वही 5 नदियां, ये हमारी सतलुज आ गई इधर को, ये ब्यास है, ये है रावी, ये इधर चेनाब आ गई और इधर जैसे यमुना है, गिरी रिवर आ गई, ये सारे के सारे। तो इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पर। जब बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल रहती हैं तो ये फ्लड्स लेकर आती हैं, सिल्ट अपने साथ में कैरी करती हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, एक्सेसिव रेनफॉल है, ग्लेशियर्स जो हैं वो ज्यादा मेल्ट हो गए हैं, नेचुरल बैरियर्स जो कि टचवुड अभी हुआ नहीं है कि कोई डैम टूट जाए, लेकिन इस तरीके का कुछ भी रहता है, चेंज ऑफ रिवर कोर्स जो कि ब्यास का एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे। ब्यास नदी में जब ये है आपकी ब्यास, ये गई इधर कांगड़ा की तरफ को, यहाँ पे लूणी, मूसी, चक्की, न्यूगल पढ़ाया था ना, ये सारी जो धौलाधार के स्लोप से निकलती हैं, यहां पर इलीगल माइनिंग की जाती है। जो इलीगल माइनिंग है उसकी वजह से ब्यास नदी ने अपना कोर्स चेंज कर लिया है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बात करती हैं, क्योंकि नीचे से जो रिवर बेसिन है उसे रेत वगैरह निकालते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से जो है वहां पर हमें ब्यास का कोर्स चेंज होता हुआ दिखाई देता है। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली लैंडस्लाइड आएगा, है ना, तो ये एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं सारे के सारे डिजास्टर्स। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, बहुत बार ये जो टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं न्यूज में आता रहता है, जरूर पढ़नी होती है ऐसी न्यूज के किन्नौर में जो यूला कांडा वाली साइड है उधर कोशिश की गई, वहां पे देखा गया कि ग्लेशियल लेक्स हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं स्टडी करने के लिए जाते हैं। ये आपके 2 साल में 109 ग्लेशियल लेक्स मिली हैं, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेक्स यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो ये भी क्लाइमेट चेंज का ही असर है, हाई टेम्परेचर्स है। नेक्स्ट आ गया एवलांच। एवलांच होते हैं जी ये इस तरीके से, इसकी प्रोबेबिलिटी है लाहौल एंड स्पीति में, चंबा में और आपका किन्नौर आ जाता है। तो डिफरेंट केसेस डेफिनेटली यहाँ पर हैं, लेकिन इसको इतना कोई बड़े बड़े को गिन लेते हैं, गिना नहीं जाता प्रॉपरली, अच्छे से इसको मैनेज किया जाए। इसके लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स रहते हैं, बट अगेन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स और बहुत सारे फैक्टर्स के साथ में ये आगे आता है। तो ये एवलांचेस हो गए, इसमें आपके कन्वेक्स स्लोप्स होते हैं, थोड़ी सी बेसिक्स हैं, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगेन यू शुड हैव द आइडिया, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे। चलो नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट फायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि पिछले साल जैसे वो है ना बाकी के वो नेचुरल है, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज बताता है जो कि क्लाइमेट चेंज भी है कहीं ना कहीं, कि हायर टेम्परेचर्स हुए हैं। अब जो हिमाचल के जंगल है वहां पे आग लगना इज अ प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ पर अगर वो दूर पहाड़ी के ऊपर आग लगी है तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो खुद ही फैलती हुई जाती है। यहाँ पर जो इजीली आपके ये फायर ब्रिगेड रहती है वो नहीं पहुंच सकती ऊंची ऊंची धारों के ऊपर, तो ये जंगलों में काफी दिन लगी रहती है, बहुत सारे रिसोर्सेज का नुकसान होता है, बहुत सारा स्मोक सूट वो सब कुछ निकलता है। एट द सेम टाइम हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो भी सफर करते हैं, ठीक है। और पिछले अगर कुछ सालों में देखा जाए तो हम देखेंगे कि 2018-19 में 2500 के पास में थी, कम हुई थोड़े टाइम के लिए, लेकिन पिछले साल अगेन हमें बहुत सारी फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा शिमला और सोलन में देखने को मिली है। एम्स के पास भी लगी थी, एम्स के पास लगी थी आग। आप अपने आसपास देखते होंगे कि काफी सारे इस तरीके के फायर के केसेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर पिछले साल की बात की जाए तो 3 करोड़ का लॉस रहा है, जो हम लोग वो कर रहे हैं लाइक एस्टिमेट कर पा रहे हैं। जो वाइल्ड लाइफ या बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ वो तो इसमें काउंट भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आग लगती है उसको बुझाने के बहुत ही कम तरीके रहते हैं, जिसमें से एक है बैम्बी बकेट। बैम्बी बकेट में एक हेलीकॉप्टर जो है वो ऐसे बड़ी सी एक बकेट लेके जाता है और आग के ऊपर फेंक देता है। बट अगेन इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी डैम, लेक, कोई बड़ी वाटर बॉडी चाहिए। अगर आपके आसपास वाटर बॉडी नहीं है तो ये भी फेल हो जाता है। कसौली में यूज किया गया था, कसौली एयरफोर्स स्टेशन के पास में,
तो क्योंकि अगेन वहां पे पास में सिसवा डैम भी है, इस तरीके से। ठीक, रीजंस क्या है? 90% ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स जो रहती हैं, 90% वो होती हैं ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। जैसे कोई होता है बड़ा, आप लोग गांव में भी देखते होंगे कि आग लगा देते हैं कि हाँ कूड़ा जलाना था या मतलब कांटे साफ करने थे, और फिर उसके बाद वो आगे टेम्परेचर्स हाई हैं तो बुझती नहीं, पूरी तरह से रेप्लिकेट होती जाती है। सिगरेट पीते हैं वो रह जाती है, कोई पोचर्स वगैरह कभी जाते हैं वो कहीं आग जलाते हैं, तो 90% जो है वो यहीं पे इस तरीके से रहती है। बाकी थोड़ी बहुत हैं जो कि ह्यूमन के अलावा नेचुरल वे में, जैसे हमारे पास में चील के पेड़ होते हैं तो वो जल्दी आग पकड़ते हैं, उस तरीके से। तो बाकी तो सेम ही आपके रीजन यहाँ पर हैं। फॉरेस्ट फायर्स का आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या इससे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे जो जाते हैं। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है 75% जो हमारी रेनफॉल है उससे कम होना। अब एक चीज और समझनी है कि हमारी ना हिमाचल प्रदेश में 1200 mm है जो बारिश एवरेज होती है। उसके अलावा हम दो भागों में बांटते हैं इसको, एक तो होती है ना जून से पहले वाली बारिश और एक होती है जून के बाद वाली बारिश। तो हम लोग जब आप अपना सर्वे देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी ऐसे ही बांटा जाता है। तो काफी टाइम से क्या देखा जा रहा है कि जो अपर हाफ है ईयर का वो सूखा जाता है, वेयरएज जो सेकंड हाफ है वो काफी ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो अगेन एक टाइम पे ड्रॉट पड़ रहा है, बहुत गर्मी है या मतलब नहीं है बारिश बिल्कुल भी, और द अदर टाइम जो है हमें फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर एक्सट्रीम एग्जांपल्स जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। अब हमने इसके लिए एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉपर अथॉरिटी बना के रखी है। एसडीएम में, एनडीए में भी है, नेशनल लेवल पे भी है, फिर स्टेट पे आ जाती है, ऐसे करके हर एक लेवल के ऊपर यहाँ पर है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी है, देन सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, तहसील लेवल के ऊपर, पंचायत लेवल के ऊपर। तो डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और सबको तैनात किया जाता है कि अगर डिजास्टर होती है तो सबसे पहले कौन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा या कैसे लोगों को बचाया जाएगा, राइट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही ड्रिल्स करवाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, लोगों को गाइडलाइन देना। स्कूल में होता है ना, सिखाते हैं ना कि जब अर्थक्वेक आएगा तो टेबल के नीचे घुसना है, या कैसे कोई भी किसी भी तरीके का डिजास्टर कैसे मैनेज करना है, वो सारा का सारा। जो भी आप हमारे स्टेट के प्लान हैं, ये क्लाइमेट चेंज का प्लान देखा हमने 21 से लेके 30 तक वाला, तो ये आपका इसका पार्ट अगेन रहता है। ठीक है जी, तो यही हमारा यहाँ पर आज का रहेगा। उसके अलावा डिफरेंट हम लोग वो करते रहते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करते रहते हैं, पर अभी हमारा जो मेन मकसद है वो है कलेक्ट करना, जितना डेटा इंफॉर्मेशन हो सके उसको मतलब कलेक्ट करना, रादर देन अभी वो प्रोसेस नहीं हो सकता, बहुत सारा है। तो अगेन अभी हम लोग ये कलेक्ट ही कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं ये तो अभी पिछले साल का ही है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे ये था तो इसमें आप कैसे आंसर लिखोगे? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम लोग, डेवलपमेंट और डिजास्टर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देन आगे वो जो मैं बोल रही थी कि वो जो साइक्लिक प्रोसेस है कि डेवलपमेंट की वजह से नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, इसको वहां पे एड्रेस करना है। तो इसी तरीके से यही सारी चीजें रहेंगी एंड फाइनली आप जो है कंक्लूड करेंगे अपने आंसर्स को। ठीक, आप लिखो एक दो बार, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मैं तो यहीं पे हूं, हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेंगे, बट एक बार लिखना है इन सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई।